नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। भारत सरकार और मोदी सरकार के माध्यम से देश की जनता का 16 लाख करोड़ रुपया खा लेने के बावजूद अडानी अंबानी जैसों को शर्म नहीं आई। बावजूद इसके अंबानी की बेहयाई देखिए कि इस बुरे समय में जब लोग नौकरियों के लिए परेशान हो रहे हैं, युवा परेशान हैं, अंबानी ने अपने यहाँ के 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अभी इतनी महंगी शादी की, उस शादी में इतना पैसा खर्च हुआ, इतनी पैसे का भोड़ा प्रदर्शन किया गया। खैर कोई बात नहीं। और उसके बावजूद रिलायंस की इसका दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, इसका सिम का। इन सब चीज़ों के बावजूद अभी अंबानी का पेट नहीं भरा और मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी से 42,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाने के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। हालांकि पहले भी बताया, लेकिन जब चूँकि इस समय चर्चा चल रही तो फिर एक बार बताना उचित होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी और अंबानी जैसों के सहयोग से आई, उसी समय मैंने, अब उस समय तक मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन चूँकि थोड़ा बहुत इकोनॉमी का ज्ञान है और थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर रखी है, इस वजह से मैंने अपने यार मित्रों से उसी समय भी कहा था कि देखिए अभी आदमी जो है हिंदुस्तान को बिल्कुल लेकर गर्त में ले जाके डूबेगा। उसका कारण ये है कि ये व्यक्ति जो है भारतीय क्या नाम है उद्यमी तो उनको नहीं कहेंगे, मैं पहले भी बार से परचूनी है, भारतीय उद्यमियों या परचूनी जो कह लीजिए, उनके उस वर्ग को ये क्या नाम है बचाने आया है, जिनकी इच्छा जो है किसी मेहनत से उद्यम करने की नहीं है, बल्कि भारतीय जनता को लूट करके अपना उद्यम बढ़ाने की है। अडानी अंबानी सरीखे इसी लोग जो है इसी तरीके का। आप खुद ही बताइए अंबानी ने क्या बनाते हैं, अडानी क्या बनाते हैं? ये सब देश की संपत्ति ले करके और उस संपत्ति से सरकार को खरीद करके, जैसे इन्होंने मोदी सरकार को खरीद रखा है, और फिर उस सरकार के माध्यम से भारतीय जनता को लूट करके अपना पेट भर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के इकोनॉमी का जो इस समय जो सत्य है वो यही, मोटी तौर पर आप लोग भी इसको समझ सकते हैं। अब ऐसे सत्य में जाहिर सी बात है कि जनता का ही पेट कटना है और जनता का ही पेट कट रहा है। अच्छा, मोदी के आने के बाद से दरअसल जो तलवार चली वो दो धारी थी। एक तो मोदी ने अपने जो कुछ पैसा था देश का उठा करके अपने अंबानी अडानी सरीखे लोगों को देना शुरू किया, जो भारतीय जनता पार्टी और उसको क्या नाम है लेकर के आए। और दूसरी चीज़ ये था कि उसके पहले राम मंदिर के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बन चुका था जिसमें भारत की जो अधिकांश जनता जो अनपढ़ है या आधी पढ़ी लिखी है, कुपढ़ है, वो भक्ति के रस में इतनी सराबोर डूबी हुई थी कि उसके नीचे से ज़मीन काटी जा रही है, उसको अंदाज़ा ही नहीं था। जब तक वो समझी और अयोध्या से भाजपा को भगाया, एक तरीके से वो था, मतलब ये कह लीजिए कि एक तरीके का संकेत था कि हम तुम्हारी चालों को समझ गए। तब तक नुकसान काफ़ी कुछ हो चुका था। इस समय भारत जो है बुरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ एक ऐसा देश है जो अभी इसको अभी और बुरे दिन देखने बाकी हैं, जो जैसा कि वर्ल्ड बैंक कह भी रहा है। उस पर से भी दुर्भाग्य ये है कि नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार भी चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब की तो वो ज़बरदस्ती बने हैं, भाई जनता ने इनको सबक सिखाना शुरू किया है, लेकिन जो हो रहा है वो भी एक तरीके से ठीक ही हो रहा है, इसलिए कि जो पाप किए हैं नरेंद्र मोदी ने वो सारे के सारे पाप इनके सामने ही जाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मोदी जी अभी यहाँ जिस समय ये अभी आज की ये फ़ोटो काफ़ी लोग दिखा रहे हैं, ट्विटर में भी काफ़ी, ट्विटर या एक्स जो भी कह लीजिए उसमें भी काफ़ी चल रही है कि जब ये संसदीय क्या नाम है कार्य मतलब ये सत्र समाप्त हो गया तो उसके बाद एक औपचारिक चाय पार्टी होती है, उसमें सब लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी ठटा के हंस रहे हैं और मोदी उन्हीं के सामने, मोदी और शाह और ये सब लोग उसके सामने बैठे हुए जो है मुँह गिराए बैठे हुए हैं, जैसे कि उनको राहुल गांधी को देखने से ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ये आलम हो गया। होना भी चाहिए, एक ऐसा आदमी जो विपक्ष को बिल्कुल ठेंगे पर रखता था। आज उसकी नौबत ये है कि उसका पहला ही बिल गिर जाता है वक्फ बोर्ड का, जबकि वो वक्फ बोर्ड का बिल भी किसी बदनीयती से ही लाया गया होगा। अभी इतना तो मैं नहीं जानता, इतना अभी मैंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये कि निश्चित रूप से किसी बदनीयती से लाया गया था। वो अच्छा हुआ कि गिर गया, और उसके बाद फिर ये जो मुँह बनाए बैठे हुए आपके मोदी जी, ये तो ये हाल है। और उसके भी अलावा और भी मतलब इसको कहना चाहिए कि हालांकि ये जो काम हो रहा है ये ठीक हो रहा है, लेकिन बहरहाल कहीं न कहीं दिखा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतना अहंकारी था जबकि उसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, उसको अब जो है अल्लाह मियाँ की, जैसे कहा जाता है ना कि अल्लाह मियाँ की लाठी में बहुत दम होता है, अब वो लाठी चल चुकी है, वो लाठी दनादन नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ रही है। अभी नरेंद्र मोदी अब जाएंगे वायनाड, जहाँ पर इतना ज़्यादा क्या नाम लैंडस्लाइड से बहुत भीषण नुकसान हुआ था।
नरेंद्र मोदी को वहाँ क्या नाम मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिली, जबकि इतना भयानक वहाँ पर नरसंहार ये सब सारी बातें, अभी तक नहीं गए वो, लेकिन वायनाड उनको जाना पड़ गया क्योंकि अब नेता विपक्ष होकर के नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उस काम को नज़रअंदाज करना मोदी के बूते का है नहीं। ये एक अक्षम आदमी था जो इतिहास की बहुत सी युतियों के चलते प्रधानमंत्री बन गया, और उसके पास और वो अपने प्रधानमंत्री बनने के दौरान वो केवल एक काम के लिए आया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अडानी अंबानी शरीकों को जो है इतना पैसा कमवा दिया जाए कि अगर वो 7 जन्म भी बैठ करके खाएं तो उनको कम न पड़े। अडानी अंबानी जैसे लोग भी जानते हैं कि वो मूलतः जो है वो इनकॉम्पिटेंट इंडस्ट्रियस्ट हैं जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नहीं उतर सकते, इसलिए उनके सामने केवल एकमात्र चारा है कि वो मोदी जैसे क्या नाम है प्रधानमंत्री को परचेस करके और उसके माध्यम से अपना काम कराएं। वही इन 10 सालों में हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी तरीके से भारतीय जनता जो थी वो पिस गई। युवा जो है बिल्कुल बेरोजगारी के दंश तले, लाखों युवा जो है सालाना आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोज़गार कहीं है नहीं। और एक चीज़ और उसके जिस अब बात चली तो अब मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूँ। मुझे याद है, पुरानी बात है, उस समय जो प्राइवेटाइजेशन की बात नई शुरू ही हुई थी और ये कहा जा रहा था कि प्राइवेटाइजेशन कर देने से हिंदुस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। उस समय हिंदी पत्रकारिता में एक बड़े यशस्वी संपादक हुए थे राजेंद्र माथुर साहब, तो खैर वो नहीं रह गए, बहुत ज़माना हुआ। उनका एक आर्टिकल मुझे अभी तक याद है। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने का कहीं से भी अच्छा उचित कदम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा था इसलिए कि भारतीय उद्यमी जो हैं, ज़्यादातर उद्यमी बेईमान और दलाल हैं। ये उनके शब्द थे, मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल खोजने में मिल जाएगा अभी भी। नवभारत टाइम्स में छपा था, पहले वो संपादकीय पेज का पहला आर्टिकल था, आई स्टिल रिमेंबर इट वेरी मच। और वही हुआ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बाकी तो आप लोग लगातार उसको देख ही रहे हैं कि ये मुकेश अंबानी किस कदर बेईमान आदमी है। आप लोगों को याद होगा जब शुरू में क्या नाम है, एक जब जियो वाला मोबाइल चला था, इसने मुफ्त बांटना मोबाइल शुरू किया था और कहा था कि पैसा बाद में लिया जाएगा। उस समय आप लोगों को याद होगा इसने एक स्कीम निकाली थी, इस तरह की कई स्कीम निकाली थी इस आदमी ने उस समय, कि आप ये जो पूरा इतना पैसा ले लीजिए। उस समय शायद 600 कुछ का ऐसे कुछ का था कि उसका जो है लाइफ टाइम आपको उस पर आप बात कर सकते हैं। ये कह के वो सिम बेचा गया था। बहुत लोगों ने वो सिम ले लिया। जब वो सिम ले लिया तो पता चला कि लाइफ टाइम आप रिलायंस सिम से ही बात कर सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है भाई, आपके जितने जान पहचानी सब रिलायंस का सिम तो लेके नहीं बैठे होंगे ना। तो इस तरीके से वो पैसा वसूलता था, नंबर 1। और बाद में योजना भी उसने बंद कर दी, करोड़ों रुपए कमा करके इस तरीके से उसने वो काम किया। ये मैं अच्छी तरीके से याद हूँ, बता रहा हूँ तो आप लोगों को भी याद आ जाएगा। और उसके अलावा शुरू से ये बेईमानी कर रहा है। जिस समय इसने मुफ्त जियो का सिम बांटना शुरू किया था, उस समय वाणिज्यिक नियमों के हिसाब से मुफ्त सिम बांटना जो है वो वाणिज्यिक नियमों के खिलाफ, मतलब खिलाफ है, ऐसा नहीं कर सकती कोई कंपनी। और लेकिन मोदी को तो चूंकि इसको बढ़ाना था आगे, तो इसलिए मोदी ने इतने बड़े व्यापारिक क्या नाम अपकर्म पर भी चुप्पी साधे रखी और उसके चलते इसने बाकी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से हटा करके अब आज की तारीख में जो है जियो से अकूत माल कमा रहा है। ये कुल मिला के दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये मान के चलिए आप कि अगर मतलब नरेंद्र मोदी और इसके जैसे और लोगों को अगर सत्ता से हटाया नहीं गया बुरी तरह, तो फिर आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान को भी और भी बुरे दिन देखने हैं। और ये बात भी बात कह के मैं फिर बात को ख़त्म करूँगा कि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी को तो आरएसएस हटाना चाहता है, वरना नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा कायदे का आदमी लाना चाहेगा। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि आरएसएस और मोदी, इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आरएसएस और मोदी तो सब एक जैसे। इतने मोदी के जब धतकर्म हो रहे थे तब आरएसएस कहाँ था, तब तो नहीं बोला वो। ये मान के चलिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि आरएसएस बोला भी इसलिए नहीं कि इकोनॉमी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी कैसी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कैसे सुधारा जा सकता है, इसको लेकर के आरएसएस के पास कोई रोड मैप नहीं है, ना कोई उसके पास प्लान है। ये कुल मिला के हिंदू मुसलमान कर सकता है बस एक चीज़। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, बातचीत चलिए उसको किसी बात में और किसी दिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये आरएसएस के जो पुरखे थे पेशवा, जिनके बारे में अभी फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग चाह के पढ़ के देखिएगा उसको। पेशवा भी जो थे वो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे और इस कदर उन्होंने हिंदुस्तान को सत्यानाश कर दिया कि हिंदुस्तान जो था वो बुरी तरीके से अपराध के जंगल में फंस गया और चारों तरफ जो थे ठगों के गिरोह घूमने लगे थे। इतिहास में लिखा हुआ है। ये पेशवा की कुल देन थी और वो उन पेशवा को किसी तरीके से अंग्रेज़ों ने काबू पर के और आखिरकार हटाया। वो लास्ट पेशवा जो था बाजीराव सेकंड पेशवा को उन्होंने 2 टुकड़ों में हटाया।
एक पेशवा को पहले उन्होंने हटाया, उस चित्रकूट में भेजा उसको, वो तो भला अंग्रेज़ की मारते वारते नहीं थे। एक पेशवा को हटा के चित्रकूट भेजा 7 लाख सालाना का पेंशन दे करके, और उसके बाद जो दूसरा मेन पेशवा था बाजीराव पेशवा सेकेंड, उसको उन्होंने बिठूर रवाना किया 8 लाख रुपए की पेंशन दे करके। अंग्रेज़ अच्छी तरीके से जानते थे कि ये पेशवा जो है ये हिंदुस्तान के किसी काम का नहीं है। और एक बात मैं फिर कहूँगा कि पेशवा का राज्य अगर स्थापित होता तो अंग्रेज़ हिंदुस्तान का जितना नुकसान कर गए, पेशवा शायद उससे ज़्यादा नुकसान करते। इतिहास में आप इसको पढ़ के जान सकते हैं, अगर आप ठंडे दिमाग से इतिहास पढ़ेंगे तो। बहरहाल अच्छी बात है कि चीज़ें लोगों की समझ में आ रही हैं, और सबका चेहरा एक तरीके से जो होता है वो सही होता है। ये मोदी की सरकार ना आई होती तो आरएसएस की मीठी मीठी बातें, भाजपा की मीठी मीठी बातें, और जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे अडानी अंबानी तरीके, इनके बारे में जो तमाम झूठी बातें फैलाई की जाती थी, ये सब हिंदुस्तान का भला करेंगे। अच्छा हुआ कि ये पूरी युद्ध एक साथ सामने आ गई और हिंदुस्तान के लोगों ने देख लिया कि ये कितने मतलब हिंसक टाइप के लोग हैं, और जनता को लेकर के इनके मन में कहीं कोई दया भावना नहीं है। ये बहुत अच्छा हुआ। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी ऐसी बातें मैं आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।